चैप्टर 9 माँ की ममता। ये तुमने कैसे किया? अभी तक आयुष को ही देखते हुए विजय ओम से बस इतना ही कह पाता है। ओम भी आयुष को देखते हुए विजय को समझाता है। उसकी बॉडी में जहर का डोज दिया गया था जिससे कि वो बीमार पड़ा और आप जो दवाएं उसे दे रहे थे वो भी किसी ने बदल दी थी। तो जब आज आपने उसे वो अपनी दवा दी तब उसका इम्यून सिस्टम जो कि पूरी तरह से धीमा हो चुका था वो एकदम से बंद ही हो गया और उसे दिए गए धीमे जहर ने उसका असर दिखा दिया और वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। पर आप नहीं देख पाए कि उसकी सांसें अब भी बिल्कुल ही धीमी गति से चल रही थी, जो किस्मत से मैंने नोटिस कर लिया था और मुझे उसकी हालत से अंदाज था कि आपकी मेडिसिन्स उसे ठीक नहीं कर पाएंगी, तो मैंने उसके शरीर के वाइटल होल्स में वही पुराने जमाने की आध्यात्मिक सुई वाली ट्रीटमेंट दोहराई और उसका रिजल्ट इस वक्त आपके सामने है। हाँ, अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद आप और मैं दोनों ही कुछ नहीं कर पाते, पर अब हालात काबू में हैं। ओम जितनी सहजता से समझा सकता था उसने विजय को समझाया, लेकिन विजय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हालांकि उसने आध्यात्मिक सुइयों की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, पर वो जानता था कि आज के जमाने में ऐसी ट्रीटमेंट कोई नहीं जानता। लेकिन फिर ओम ये लुप्त हो चुकी आध्यात्मिक सर्जरी कैसे जानता था? विजय को अभी जो कुछ भी हुआ उस पे किसी भी तरह से यकीन नहीं आ रहा था। वो ओम को कुछ पल के लिए तो देखता रहता है, फिर कुछ देर बाद स्वस्थ होकर बोलता है, लेकिन तुम आध्यात्मिक सर्जरी के बारे में कैसे जानते हो? सिर्फ जानते नहीं पर तुमने उस तकनीक को कुछ देर पहले ही यहाँ आजमाया भी। हालांकि तुमने तो कहा था कि तुमने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस वक्त तक ओम ने वहाँ मौजूद नर्स को कुछ मेडिसिन्स के लिए रफ सामान लाने को कह दिया और फिर विजय की बात पर ध्यान देते हुए मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, जी अंकल, मैंने आपसे बिल्कुल सच ही कहा था और मैंने कभी भी आध्यात्मिक सर्जरी के बारे में पढ़ाई नहीं की है, ना ही मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है कोई, लेकिन ये सारा ज्ञान मुझे किताबें पढ़ने से मिला। विजय ने जो अभी सुना उसे सच मानना इम्पॉसिबल था। वो ओम को चौंक कर देखते हुए कहता है, सिर्फ कुछ किताबों से तुमने अभी एक मरते आदमी को ठीक कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर यकीन कर लूं? ओम मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल, अगर आप यकीन ना भी करना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन यह बात एकदम सच है कि अपनी लाइफ में मैंने पहली बार किसी की सर्जरी की है। अब धीरे धीरे विजय का दिमाग काम करने लगा था और मन ही मन वो ओम की इतनी अच्छी लर्निंग स्किल्स की तारीफ करते हुए सोचता है, हाँ, तुम मेरे भाई के बेटे जो हो, तुम में भी अपने पिता की तरह ही जल्दी सीखने की कमाल की खूबी है। बेशक तुमसे मुझे कोई लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई। फिर विजय थोड़ा नरमी से बात करते हुए ओम से कहता है, जो भी हो लेकिन बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी बेटा, पहली बार में ही तुम ऐसी रिस्की सर्जरी में कामयाब हो गए। वाकई तुम्हारा लक बहुत मेहरबान है तुम पर। अभी उन दोनों के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी नर्स वहाँ पर ओम की बताई चीजें ले आती है। ओम जल्दी से वह चीजें लेकर टेबल पर जाकर उन चीजों का क्योर बनाने लगता है और फिर कुछ ही देर में क्योर बनाकर उसे आयुष को पिला देता है। क्योर पीने के कुछ ही पल बाद आयुष, पेशेंट मेयर का बेटा, को अपने शरीर में अचानक से ही भरपूर ताजगी महसूस होती है और वो अपनी जगह पर से खड़ा होकर खुद के पैरों को देखने लगता है। उसके चेहरे पर किसी जंग जीतने जैसी मुस्कुराहट थी। वो एक्साइट होते हुए कहता है, शुक्रिया डॉक्टर, पिछले कई महीनों से मेरी हालत काफी नरम थी, मुझे खुद पर यकीन तक नहीं था कि मैं फिर अपने पैरों पर चल भी पाऊंगा या नहीं। शुक्रिया डॉक्टर ओम, आप सच में एक जादूगर हो। ओम उसे देख हंसता है और अपने मीठे आवाज में कहता है,
कोई बात नहीं आयुष, में तो बस जो मुझे आता था उस चीज से आपको बचाने का काम कर रहा था। अब आप बस अपना ख्याल रखिए और कुछ वक्त तक हो सके तो किसी यकीनमंद इंसान के हाथों से बना या तो फिर अपने हाथों से बना खाना ही खाएं, क्योंकि आपकी जान के दुश्मन आपके आसपास में ही है। फिर ओम अपने अंकल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलिए अंकल, अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चाची और बाकी सबको मेरी याद देना। इतना कह ओम वहाँ से निकलने लगता है। विजय ओम को रोकते हुए कहता है, रुको बच्चे, तुम तो अपनी चाची से मिलना चाहते थे न, तो जा क्यों रहे हो? ओम थोड़ी नरमी से जवाब देता है, फिर कभी मिल लूंगा अंकल, फिलहाल मुझे नहीं लगता यह सही रहेगा। विजय हंसते हुए कहता है, इतने साल हो गए तुम्हें हम लोगों से मिले हुए, आओ तुम ही कह दो, चलो आज तुम मेरे घर पर ही रात बिताना चलो, इसी बहाने साथ में खाना खाएंगे। ओम थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जी अगर आप कहते हैं तो ठीक है अंकल। उसके बाद ओम और विजय दोनों ही अस्पताल से निकल के विजय की कार में विजय के घर की ओर चल देते हैं। काफी देर तक रास्ते में कुछ बातचीत करते हुए उनकी कार एक छोटे पर आलिशान बंगलो के गेट के पास आके रुक जाती है। विजय फिर अपने चौकीदार से कार में लगे ब्लूटूथ में कुछ कहता है और उसके बाद चौकीदार गेट खोलता है। ओम देखता है कि विजय का घर एक खूबसूरत छोटा सा विला था। ओम विला को देखते हुए कहता है, खूबसूरत विला है अंकल। विजय वापस अपने अहंकार में आते हुए कहता है, सही कहा तुमने बच्चे। फिर कार पार्क करने के बाद दोनों घर के बड़े से दरवाजे के पास रुकते हैं और विजय दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी स्क्रीन पर अपना अंगूठा लगाता है और फिर दरवाजा खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही विजय अपनी बीवी बच्चों को आवाज देते हुए चिल्लाते हुए कहता है, शारदा, रिया, सौम्या कहाँ हो सब, जरा देखो कौन आया है आज घर पे। विजय अपना कोट रखते हुए कहता है, बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाता हूँ। ओम थोड़ा हिचकिचाते हुए और किसी के इंतजार में हो उस तरह देखते हुए कहता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं अंकल, मैं कंफर्टेबल हूँ। कुछ ही देर बाद एक 35 से 40 साल की औरत बीच की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, क्या हुआ जी, कौन आया है, क्यों चिल्ला रहे हो आप? तभी इतना कहते हुए उस औरत की नजर ओम पर जाती है। वो ओम की चाची थी। ओम उस औरत को पहचानता है, आखिर क्यों ही न पहचाने, आखिर कुछ साल ही उसने अपने बचपन को प्यार के पलों में जिया था, पर उन पलों में वो सामने से आ रही औरत जिसका नाम शारदा था वो भी एक हिस्सा थी। ओम को याद आता है कि जब भी शारदा आंटी ओम और उसके माँ बाबा से मिलने आती हमेशा ही ओम के लिए कुछ न कुछ लाती। शारदा आंटी का कोई बेटा नहीं था तो वो ओम को ही अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी और इतने साल उन्होंने कभी भी ओम के लिए भगवान से दुआ मांगना नहीं छोड़ा था। लेकिन वो एक पतिव्रता स्त्री थी जिसकी वजह से उसने अपने पति की बातों का मान रखकर अपने बेटे से इतने साल दूर रही, पर उन्होंने अंदर ही अंदर ओम की चिंता करना कभी नहीं छोड़ा था। उनके अंदर आज भी ओम के लिए उतना ही प्यार था। ओम को देखकर ही उन्हें एक अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ। कौन हो तुम बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ओम को देखते हुए शारदा आंटी कहती है। पता नहीं क्यों पर शारदा आंटी की आंखों में उस वक्त आंसू आने लगे थे। बेशक वह ओम को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि ओम काफी बदल चुका था दिखने में। वहीं ओम की आंखों में भी आंसू थे। बेशक ओम का अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल था, पर कहते हैं न माँ की ममता बड़े से बड़े पर्वतों को भी धूल बना देती है। ओम ने हमेशा ही शारदा आंटी में अपनी माँ को देखा था। इसीलिए आंसू भरी आंखों के साथ वो बस आंटी को देखता ही रह गया और कुछ भी न बोल पाया। कौन हो तुम बेटा? एक बार फिर शारदा आंटी ओम को देखते हुए पूछती है। ओम अपने ख्यालों में से बाहर आ जाता है और तुरंत ही वो हड़बड़ाहट के साथ बोलने की कोशिश करता है, जी आंटी।
मैं अभी ओम कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से दो लड़कियां उतरते हुए पूछती है, हाँ डैड। कौन आया है डैड?